गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप लोग पिछले क्लास में मैं क्लास 11th का बायोलॉजी उपेंद्र कुमार स्टार्ट किया था। आपको चैप्टर 1 जो क्लास 11th में पढ़ना है, सबसे पहले द लिविंग वर्ल्ड उसे स्टार्ट किया था। लेक्चर 1 में आप लोग देखे होंगे। लेक्चर 2 में आज हम लोग फिर से उपस्थित हुए हैं। यहाँ पे हम लोगों को पहले जो पढ़े थे, लिविंग कहते किसे हैं, व्हाट इज लाइफ, लाइफ का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसको हम लोग विस्तार से वर्णन किए थे। आज के क्लास में हम लोग का जो हेडिंग है वो है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। जैसा कि आप लोगों को मैं पहले दिखा दूं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, स्मार्ट टीवी के सहारे आप लोग देख सकते हैं। देखिए बच्चों, जैसा कि आपको यहाँ दिखाया गया है, कितना प्यारा सा कहा जाता है कि बायो इज लाइफ एंड लाइफ इज फन। बायो एक लाइफ, बायो मीन्स लाइफ होता है, और लाइफ को हम लोग के फन के रूप में, मौज के रूप में, मस्ती के रूप में जी सकते हैं। आप कितना प्यार से अपने हाथों में एक पौधा को लिए हुए हैं। और इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, देखिए बायो इज फन एंड बायो इज लाइफ। ठीक है, कितना रोचक दुनिया दिखती है सजीवों की दुनिया रियलिटी में। इस चैप्टर में हम लोग जो आज डिस्कस करेंगे बच्चों, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, उसके बाद बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, और उसके बाद टैक्सोनोमिक कैटेगरीज। ये तीनों को 1 बाय 1 हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको बोर्ड की तरफ आते हैं, बाद में फिर दिखाएंगे जब समझा देंगे तो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, जैसा कि हेडिंग है बच्चों, आप जानते हैं इस दुनिया में सिर्फ हम ही लोग नहीं रहते हैं। नेकेड आइज से दिखने वालों के साथ साथ माइक्रोस्कोप से दिखने वाला स्मॉल ऑर्गेनिज्म भी रहता है। तो वायरस से लेकर के बैक्टीरिया तक, बैक्टीरिया से लेकर के फंगस तक, फंगस से लेकर के डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स, और प्लांट से लेकर के डिफरेंट टाइप्स का एनिमल्स। यानी आप कह सकते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ ए वास्ट वेराइटीज ऑफ, या एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ वेरियस स्पेसीज इन द बायोस्फीयर इज टुगेदर कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। चूंकि ये जो हेडिंग है हम लोगों का, एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए चले आप, उसको कहते हैं बच्चों बायोडाइवर्सिटी। बायो का मतलब लाइफ हुआ, पहले से जानते हैं आप लोग, और डाइवर्सिटी का मतलब हुआ वेरिएशन, डिफरेंसेस। तो आप डिफाइन कर सकते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ वेरियस स्पेसीज इन द बायोस्फीयर मीन्स नॉट ओनली ऑन अर्थ, इन हाइड्रोस्फीयर। महासागरों में भी आप लोग देखते होंगे कुछ चैनल जो आते हैं टीवी पर, कितने डिफरेंट टाइप्स के खूबसूरत लाइफ जो गहरी समुद्र में और महासागर में रहा करता है, उसे आप देखते होंगे। उसके बाद धरती पर हम लोग तो देख ही रहे हैं, आप लोग पास पड़ोस में जाते हैं, कभी जो है सो फूलों के बगिया में जाते हैं, कभी पक्षियों की चहचहाहट सुनते हैं, इस तरह से। और जब आकाश की ओर आप करते हैं तो कई पक्षियों को आप उड़ते हुए देखते हैं। तो आप कह सकते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेसीज एट द लार्ज स्केल इन द लिविंग वर्ल्ड रिप्रेजेंट बायोडाइवर्सिटी। जैसा कि आपको पता है कि वैज्ञानिकों ने करीब करीब 1.7 to 1.8 मिलियंस स्पेसीज का खोज कर चुके हैं। बच्चों, जान करके आप लोग को ताजुब होगा कि इस दुनिया में 70 to 80 मिलियन के आसपास लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बट खोजा गया है 1.7 to 1.8 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब इतने के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है हमारी किताबों में, हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं, अलग बात है। इसमें से बच्चों 1.2 मिलियंस, कहने का मतलब 12 लाख जो डिस्क्राइब्ड है वो एनिमल्स का स्पेसीज है, और जो बच गए 0.5 to 0.6 मिलियंस, यानी आप कह सकते हैं 5 to 6 lakhs, ये जो है प्लांट्स का स्पेसीज।
ये रियल एग्जिस्टेंस की बात मैं नहीं कर रहा हूं बच्चों, ये डिस्कवर्ड हो चुका स्पेसीज है जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं। इतनों के बारे में डिस्कशन हो चुका है। और आप एक फेमस वैज्ञानिक का नाम जानते होंगे, कारोलस लिनियस। इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, और यदि इनको आप नहीं पहचानते हैं तो गड़बड़ है। आप देख सकते हैं यहाँ ये जो है विश्व के महान विभूति में से एक कारोलस लिनियस, जिन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, इन्होंने ही मैक्सिमम प्लांट्स और स्पेसीज का डिस्कवरी किया था। इतने फेमस साइंटिस्ट हुए हैं कि इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में भी जाना जाता है। इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो ज़रा अच्छे से इन्हें देख लीजिए, इनके बाल का स्टाइल भी देख लीजिए। आज के लोग बहुत सारे बाल के स्टाइल रखते हैं, बट पहले के वैज्ञानिक लोग शौक से नहीं, पढ़ाई में व्यस्त रहते थे, दिन रात अपने रिसर्च में व्यस्त रहते थे, इसीलिए इस तरह का उनका अपीयरेंस होता था। आज क्यों रखते हैं स्टाइल, ये मैं नहीं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि हम बायो डिस्कस कर रहे हैं। फिर से आ जाते हैं हम लोग बोर्ड की तरफ। टैक्सोनॉमी, ये शब्द बना है बच्चों लैटिन शब्द से, जो है टैक्सिस, और टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट। हालांकि इसका जो डिफिनीशन दिया गया है उसमें 4 टर्म का इस्तेमाल किया गया है। ध्यान दीजिएगा बच्चों। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। यानी ये 4 टर्म यदि आपको याद है तो आप टैक्सोनॉमी का डिफिनीशन आपको पता हो चुका। आप कह सकते हो, सिर्फ अरेंज कर लेना है बच्चों। आप कह सकते हैं टेक्निकली कि दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट characterization, identification, nomenclature and classification of organism is called taxonomy. अब आप कहेंगे कि what is meaning of characterization? जैसे मैं बोलूं आपको कि एक ऑर्गेनिज्म है जिसके 4 पैर हैं, लेकिन वो 2 पैर का इस्तेमाल हाथ के रूप में करता है, 2 पैर का इस्तेमाल लोकोमोशन के लिए करता है। वो जो है धरती पर स्ट्रेट खड़ा हो सकता है, और जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही बोल सकता है। तो आप क्या कहें उसे? ऑप्शन देंगे हम, ए हाथी, बी घोड़ा, सी बंदर, डी मनुष्य। तो आप जाहिर सी बात है क्या बोलेंगे? मनुष्य है। शायद आपको लग रहा होगा हम लोग बच्चों टेट्रापोडा हैं। अचानक से पहली बार सुनते हैं तो हम लोग को लगता है टेट्रा मीन्स होता है 4 और पोडा मीन्स होता है लेग्स, पैर। हम लोग 4 पैर वाले हैं। ये जो हाथ देख रहे हो ना बच्चों, ये पैर है। इसे आप बायो के भाषा में 4 लिम्ब बोलते हो और इसे हिंड लिम्ब बोलते हो, यानी अगली टांगें और पिछली टांगें। स्टार्टिंग में जब हम लोग चलते हैं ना 4 लेग पर, तो बस वही स्टेट है। हम लोग बाइपोडा स्टेट में खड़ा भले रहते हैं, लेकिन हैं हम लोग टेट्रापोडा। तो कहने का मतलब कि इसको कहते हैं कैरेक्टराइजेशन, यानी जब आपके मॉर्फोलॉजी के आधार पर, एक्सटर्नल अपीयरेंस के आधार पर, आपके बोली के आधार पर कुछ पॉइंट्स आपके बारे में बताया जाता है, तो दैट इज कंसिडर्ड एज कैरेक्टराइजेशन। सेकेंड वर्ड पे आएंगे बच्चों, आइडेंटिफिकेशन। कहता है कि एनी ऑर्गेनिज्म डिस्क्राइब्ड करेक्टली and we know about that organism, then that process is called identification. जैसे मैं फिर आपको बोलूं कि आज मैं जा रहा था और रास्ते में एक ऑर्गेनिज्म मिला जो मुझे देखते ही ऐसे करने लगा, तो आप क्या बोलेंगे? इसे स्पष्ट है, आप बोलेंगे वो सांप होगा सर। इसका मतलब कि मैं एक कैरेक्टर सिर्फ आपके सामने एक्सप्लेन किया कि ऐसे चलना शुरू किया और आप तुरंत कह दिए कि सांप है। इसका मतलब क्या हुआ
कि एन ऑर्गेनिज्म डिस्क्राइब्ड करेक्टली, यानी उसके एक एक्टिविटी के बारे में सिर्फ हमने डिस्क्राइब किया आपको, और आप लोग उसके बारे में पहले से जानते थे। कोई छोटा बच्चा जो नहीं जानता है कि ऐसी एक्टिविटी सांप का होता है, कोबरा का होता है, नाग का होता है, तो नहीं जानेगा। दूसरा एग्जाम्पल देना पड़ेगा। बोलते हैं आप कि जा रहे थे, एक जानवर आया उधर से और कैसा आवाज निकाला, भौं 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 भौं। आप तुरंत पकड़ लेते हैं कि वो डॉग है सर, कुत्ता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एन ऑर्गेनिज्म डिस्क्राइब्ड करेक्टली, उसके बारे में सही सही वर्णन किया गया है। एंड दूसरा पहलू जो है ध्यान देना है बच्चों, वी नो अबाउट दैट ऑर्गेनिज्म, हम लोग भी उस ऑर्गेनिज्म के बारे में जानते हैं कि ऐसा आवाज जो है निकालता है। हो सकता है कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे तो बोल देंगे बिल्ली, कोई बोल देंगे हाथी, तो रॉन्ग हो जाएगा। यानी आइडेंटिफिकेशन के बारे में आपको भी जानकारी होनी चाहिए और बताने वाले को भी जानकारी होनी चाहिए। थर्ड टर्म आता है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर थोड़ा सा गड़बड़ है, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा। नोमेनक्लेचर में यहाँ पे थोड़ा सा आप स्क्रीन की तरफ ध्यान दें। नोमेनक्लेचर दो तरह का होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। एक होता है वर्नेकुलर नेम, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में क्षेत्रीय नामकरण विधि कहते हैं, और दूसरा होता है साइंटिफिक नेम, जिसको हम लोग वैज्ञानिक नामकरण विधि कहते हैं। तो बायोलॉजी के भाषा में कौन सा भाषा पढ़ेंगे हम लोग? वर्नेकुलर नहीं, क्षेत्रीय भाषा नहीं। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि एक ही ऑर्गेनिज्म को अलग अलग नामों से जाना जाता है। और अभी अभी बताया आपको कि 1.7 to 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म डिस्कवर्ड हो चुका है। एक ऑर्गेनिज्म का यदि आप 100 नाम याद रखोगे तो पॉसिबल नहीं है नाम याद रखना, इसलिए कहता है सिंगल ऑर्गेनिज्म नोन विथ वेरियस नेम as like vernacular name, hence it is not possible to remember each and every name of single organism. Hence scientist, especially biologist, और कह सकते हो कि especially taxonomist adopt a method of nomenclature that is called scientific naming method, that is called binomial nomenclature. उस साइंटिफिक नोमेनक्लेचर के लिए बच्चों आप देख रहे होंगे कि दो मेथड सबसे कॉमन है, ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, और सेकेंड है ICZN यानी इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इसके अलावा आप पढ़ेंगे साइड बुक में वायरल नोमेनक्लेचर का अलग विधि है, बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर के लिए अलग विधि है, कल्टिवेटेड प्लांट के लिए अलग है। बट आपको ये दो जानना बहुत जरूरी है, इसी को आप जानिए, बाकी को आप लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे। तो अब आते हैं हम लोग बोर्ड की तरफ। तो नोमेनक्लेचर का मतलब हुआ कि सिंगल ऑर्गेनिज्म, जैसे आपको बहुत ही रोचक लगेगा जान करके, हम लोग एक घरेलू पक्षी है जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में गौरैया बोलते हैं। अंग्रेज लोग जब आए तो हमें अंग्रेजी भाषा भी सिखा गए बच्चों, हाउस स्पैरो। अब इसको आप जापान में जाएंगे तो जापान में इसको सजनी बोलता है। और हम लोग मूवी देखने जाते हैं तो सजनी का मतलब क्या समझते हैं? आ सजना और जा सजनी, ऐसा बोलेंगे तो इंडिया में लोग समझेगा कि मूवी का कोई सेंटेंस बोल रहा है, जबकि जापान के लोग उसे क्या समझेंगे? गौरैया समझेंगे। आप हॉलैंड में जाएंगे तो वहाँ इसे मस बोलता है। और हम लोग बिहारियों का अंग्रेजी थोड़ा कभी कभी बच्चों जानते ही हैं, डायरेक्ट उच्चारण करते हैं। MU को यदि मूस पढ़ गए गलती से तो मूस हम लोग चूहा को कहते हैं, ठीक है ना। आप स्पेन में जाएंगे तो वहाँ इसको पार्डन कहता है। और हम लोग कभी कभी मोबाइल से बात करते हैं और सुनाई नहीं देता है सामने वाला का आवाज, तो बोलते हैं अंग्रेजी स्टाइल में पार्डन प्लीज, तो बोलेगा ये क्या है? तो पार्डन। आप फिर बोलेंगे पार्डन प्लीज, अरे भाई पार्डन है, कहने का मतलब कि वो गौरैया को इंडिकेट कर रहा है और हम लोग कुछ और समझ रहे हैं। तो ड्यू टू सोल्व दिस डिफिकल्ट, बायोलॉजिस्ट एडॉप्ट ए मेथड ऑफ नेमिंग दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक नोमेनक्लेचर और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो अब डायरेक्ट आते हैं हम लोग बच्चों बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पर। आप लोग को कैरोलस लिनियस साहब का चेहरा याद होगा, अभी अभी दिखाए थे कुछ मिनट पहले, अच्छे से उन्हें याद कर लेंगे। बाद में भी आप
गूगल माता के सहारे सर्च करके देख लेंगे, याद कर लेंगे। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जैसा कि नाम में ही क्लियर है बच्चों, बाई का मतलब होता है टू और नोमियल का मतलब होता है मेथड ऑफ नोमेनक्लेचर। तो टू वर्ड मेथड ऑफ नोमेनक्लेचर इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो सबसे पहले तो आपको उनका नाम हमेशा याद रखना चाहिए जिनके चलते इस मेथड को हम आज एक्सेप्ट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। वो कौन है बच्चों, बताइए। अभी यही बताए थे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। कौन थे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? कैरोलस लिनियस। तो कैरोलस लिनियस साहब को ही ये श्रेय जाता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर देने का। तो सबसे पहले उन्होंने ही दिया था और कुछ रूल्स उन्होंने बनाया है। रूल्स क्या है? तो पहला रूल्स है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो नेम होगा वो टू वर्ड्स के ही बने होंगे। सेकेंड रूल्स क्या कहता है कि वो जब भी लिखा जाएगा तो लैटिन लैंग्वेज में ही लिखा जाएगा। लैटिन लैंग्वेज को इंडिकेट करने के लिए उसे इटैलिक्स मैनर में लिखा जाता है। इटैलिक्स समझते हैं ना, जिसको हम लोग कर्सिव कहते हैं बोलचाल की भाषा में, इटैलिक्स मैनर में। फिर उन्होंने रूल लगाया कि यदि आप हैंड रिटन फॉर्म में लिखते हैं तो आपको दोनों वर्ड को अलग अलग अंडरलाइन करना होगा। फर्स्ट वर्ड यहां लिखते हैं, उसके नीचे अंडरलाइनिंग करनी होगी सेपरेटली, बीच में कोई कॉमा, कोई हाइफन, कोई डैश नहीं होगा। सेकेंड वर्ड जो लिखेंगे उसको भी अंडरलाइन करना होगा। यदि हैंड रिटन लिखते हैं तो ये सब बात ध्यान देना चाहिए बच्चों, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप इटैलिक भी लिखते हो और अंडरलाइन भी करते हो, गलत हो जाएगा। यही सब तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप कहाँ कहाँ पॉइंट को याद रखे हुए हो और एनालिटिकल वे में माइंड से भी एनालिसिस कर लेते हो। तो ऑर्गेनिज्म का नेम टू वर्ड्स का होना चाहिए, लैटिन लैंग्वेज का होना चाहिए, लैटिन लैंग्वेज को इंडिकेट करने के लिए वो इटैलिक मैनर में होने चाहिए। यदि आप हैंड रिटन फॉर्म में लिखते हो तो दोनों वर्ड को अंडरलाइन करना चाहिए। उसके बाद कहता है कि फर्स्ट वर्ड जो होता है बच्चों, फर्स्ट वर्ड जो होता है वो हमेशा जीनस को रिप्रेजेंट करता है, जिससे हम लोग वंश बोलते हैं। बोलचाल की भाषा में सुने होंगे कि मैं फलाने वंश में पैदा लिया हूं, तो जीनस। और सेकेंड जो वर्ड होता है बच्चों, सेकेंड वर्ड जो होता है वो स्पेसीज को इंडिकेट करता है। और इसके साथ साथ एक और रूल लगा हुआ है कि जीनस यानी जेनिक नेम जो है हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, जबकि स्पेसिफिक नेम, जिसे स्पेसिफिक एपिथेट भी बोलते हैं, वो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। इसके अलावे कुछ और रूल्स हैं कि भाई दोनों वर्ड जो है वो नो लेस देन 3 लेटर्स होना चाहिए, नो मोर देन 12 लेटर्स होने चाहिए। लेकिन वो रूल उतने एक्सेप्टेड नहीं हैं, क्योंकि कहीं कहीं एक्सेप्शनल देखा गया है। लेकिन एक जो बहुत यूनिक है, जो पिछले साल नीट एग्जाम, मेडिकल एग्जाम में पूछा भी था, वो क्या था कि कभी कभी किसी नाम के बाद एब्रीविएटेड फॉर्म में एक टर्म लिखा हुआ होता है शॉर्ट में। वो क्या इंडिकेट करता है? जैसे आपको मैं एग्जाम्पल के सहारे बताना चाहता हूं। आप बच्चों अभी सीजन है आम का, खूब आम खा रहे होंगे, दशहरी आम और मालदा आम। दिखाते हैं थोड़ा सा आपको, देखिए आप अच्छे से पहचान रहे होंगे सभी फलों का राजा आम, मीठे मीठे ताजा आम, ठीक है ना। और ये देखिए लेडीज एंड जेंटलमैन भी हैं। तो मैं इसीलिए बता रहा हूं कि ये जो मैंगो है इसका स्पेसिफिक नेम इंडिका होता है और जेनरिक नेम मैंगीफेरा होता है। उसी तरह से हम लोग ह्यूमन हैं, इसका जेनरिक नेम होमो होता है और स्पेसिफिक नेम सेपियंस होता है। और ये मक्खी तो जब भी आप खाते होंगे आपके खाना के ऊपर आके बैठ जाती होगी, और कभी कभी आप पढ़ेंगे बहुत सारी बीमारी को भी इन्वाइट करके लाती है। वेक्टर का काम तो नहीं करती है, बट कैरियर का। लेकिन यहां जानना है इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, मस्का डोमेस्टिका। क्या मस्का मार के डोमेस्टिक लेवल पे फैला हुआ है। तो ये आम को आप देख रहे हैं, मैंगीफेरा इंडिका है ना। आप आते हैं बोर्ड की तरफ हम लोग।
तो ये मैंगो का जो नोमेनक्लेचर करने का तरीका है बच्चों, इसका साइंटिफिक नेम जो है वो है मैंगीफेरा इंडिका, और इसे अलग अलग अंडरलाइन करेंगे और इसके बाद यहां पर LINN शॉर्टकट में लिखा हुआ होता है, इसे अंडरलाइन नहीं किया जाता है। रूल को समझना बहुत जरूरी है बच्चों, इसलिए नोट्स आप बहुत सारा अवेलेबल है दुनिया में। जब तक आप एक टीचर के सहारे सुनेंगे नहीं, ध्यान से सुनेंगे भी लेकिन कॉन्शियस माइंड से नहीं सुनेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। फर्स्ट नेम ऑलवेज रिप्रेजेंट जीनस और जेनरिक नेम एंड इट ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। सेकेंड वर्ड ऑलवेज रिप्रेजेंट अ स्पेसीज, यानी जाति को इंडिकेट करता है, दैट ऑलवेज स्टार्ट विथ a small letter, and abbreviated form may be present or absent. If abbreviated form present, then that indicate the name of author, means the name of discoverer. और यहाँ पर इनका रूल है कि नाम का पहला लेटर कैपिटल, जैसे लिनियस साहब ने खोजा है, आम का पहली बार दुनिया में नाम मैंगीफेरा इंडिका देने वाले कारोलस लिनियस साहब ही थे, इसीलिए इसके साइंटिफिक नेम के बाद LINN डॉट है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? लिनियस। और इसका इंडिकेशन क्या जाता है? तो लिनियस साहब ही इसकी डिस्कवरी किए हैं। तो जो भी साइंटिस्ट, जो भी टैक्सोनोमिस्ट किसी को पहली बार खोजते हैं और उसका साइंटिफिक नेमिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसे आप बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कह रहे हो, तो उनका नाम लास्ट में दिया जाता है। ये पिछले साल नीट एग्जामिनेशन में पूछा था, तो आप एनालिसिस करके पढ़ेंगे NCERT को बढ़िया से कमांड करके, तो आपको काम चल जाएगा बच्चों। अब जो है सो आते हैं हम लोग टैक्सोनोमिकल कैटेगरीज पर। टैक्सोनोमिकल कैटेगरीज बहुत इंटरेस्टेड है बच्चों, ध्यान से सुनेंगे। 7 टैक्सॉन का इस्तेमाल किए थे कौन? कारोलस लिनियस साहब। देखिए मैं फिर से बोल दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा यहां, माइंड इट हेयर। अकॉर्डिंग टू कारोलस लिनियस देयर आर 7 टैक्सा, सिंगुलर है टैक्सॉन, प्लूरल हो जाएगा टैक्सा, यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन। अब अभी डोमेन भी यूज किया गया है। कभी कभी आप देखेंगे कि किंगडम, सब किंगडम, सुप्रा किंगडम, फाइलम, सब फाइलम, सुप्रा फाइलम में मिलेगा, लेकिन उसमें नहीं जाना है। क्वेश्चन पूछता है अकॉर्डिंग टू कारोलस लिनियस हाउ मेनी टैक्सा यूज्ड ड्यूरिंग टैक्सोनोमिकल कैटेगराइजेशन, तो आपका आंसर होगा 7। इससे भी ऑब्जेक्टिव पूछता है 8, 7, 5, 13 ऐसे दे देगा, समझा हुआ रहेगा तो आपका सही होगा। क्योंकि आने वाला जमाना आप सब जानते हैं, नीट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का है। अभी जो आपका 11 का एग्जामिनेशन, 12 का एग्जामिनेशन आप देते हैं, उसमें मैक्सिमम 50% बच्चों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है। तो इसमें आपको बारीकी से एनालिसिस करना आना चाहिए। सिर्फ ये जो कहते हैं लोग कि बायोलॉजी रटने का सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है। बायोलॉजी विथ फन, मस्ती के साथ इंजॉय करके पढ़ने का सब्जेक्ट है बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या देखें? 7 टैक्सॉन का इस्तेमाल कारोलस लिनियस साहब किए थे, ठीक है ना। और जो 7 टैक्सॉन है बच्चों, उसको जो है सो हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आपको लिख रहे हैं। किंगडम, किंगडम के नीचे फाइलम और ऑब्लिक देकर के डिवीजन, उसके नीचे क्लास, उसके नीचे ऑर्डर, उसके नीचे फैमिली, उसके नीचे जीनस और उसके नीचे स्पेसीज। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये तो रटना ही है। बिल्कुल नहीं रटना है बच्चों, मैं ट्रिक बताता हूं आपको। आज के 8 साल 10 साल पहले पीसीओ हुआ करता था, जहां पे हम लोग 1 रुपए का सिक्का डालते थे, रिंग घुमाते थे, हेलो, हाँ माताजी नमस्ते प्रणाम, हाँ कैसे हैं। जैसे ही 57-58 सेकंड होता था, फिर से एक सिक्का डालते थे और फिर 1 मिनट बात करते थे। लेकिन एक दिन अचानक माताजी गुस्सा कर गई कि पीसीओ में जाके बात नहीं करना है, और फिर भी चले गए बात करने। तो यहां से बच्चों एक ट्रिक बन गया। कौन पीसीओ में जाकर फैमिली से
गप सप किया। ध्यान दीजिएगा, कौन में के हो गया, ए फर्स्ट हो गया, पी फॉर फाइलम, पीसीओ का पी फॉर फाइलम ये सेकेंड हो गया, सी फॉर क्लास ये थर्ड हो गया, ओ फॉर ऑर्डर ये फोर्थ हो गया, एफ में फैमिली तो ऑलरेडी फैमिली है ये फिफ्थ हो गया, गप में देखिए जी है ये सिक्स हो गया, और सप में एस है ये सेवन हो गया। यानी आप ध्यान दीजिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ, आप यदि याद करेंगे कौन पीसीओ में जाकर फैमिली से गपशप किया तो आपको टेक्निकली याद हो जाएगा कि किंगडम, के फॉर किंगडम पहला है, पी फॉर फाइलम दूसरा है, सी फॉर क्लास तीसरा है, ओ फॉर ऑर्डर चौथा है, एफ फॉर फैमिली पांचवा है, जी फॉर जीनस छठा है, और एस फॉर स्पेसीज सातवां है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है सो देखिए, यदि आपका ये ट्रिक याद है, टेक्निक याद है, इसको यदि ऐसे एरो देते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, बोलिए, असेंडिंग की डिसेंडिंग, ये कौन सा ऑर्डर है, छोटा से बड़ा, छोटा स्पेसीज है बड़ा किंगडम है, तो क्या हुआ, असेंडिंग ऑर्डर हुआ। और यदि हम ऐसे चलते हैं तो क्या हो जाएगा, ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है ना। तो किंगडम जो है वो हाईएस्ट टैक्सॉन होता है, और स्पेसीज जो है वो बेसिक टैक्सॉन होता है, या लोवेस्ट टैक्सॉन होता है, या स्मॉलेस्ट टैक्सॉन होता है। लेकिन एक क्वेश्चन नीट में कुछ दिन पहले आ चुका है बच्चों, और उसके ऑप्शन में, मतलब मल्टीपल चॉइस की बात मैं कर रहा हूं, सोचेंगे बार बार नीट का नाम क्यों लेते हैं, तो उसमें दिया कि स्पेसीज ईच, और ए में ऑप्शन दे दिया स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी, बी में दे दिया लोवेस्ट यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी, और सी में दे दिया बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी। आप सोच रहे होंगे कि डी में तो ऑल ऑफ द अबव दिया होगा सर, ना, ऑल ऑफ द अबव नहीं दिया, कुछ और दे दिया। तब क्या चुनोगे, तब आपको चुनना है बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी, क्योंकि इसके नीचे भी बाद में लोगों ने वेराइटी, जिसको ब्रीड्स भी कहते हो आप लोग, नस्ल भी कहते हो, जैसे आप देखो आम का जो वेराइटी है बच्चों, ये आम आप देखते पहचान लेते हो, लेकिन क्या हमेशा मार्केट में सिर्फ इसी मार्फोलॉजी का, इसी शेप का आपको आम मिलता है? नहीं ना। कभी आप दशहरी आम खाते हो, कभी आप मालदा आम खाते हो, मालदा में भी दूधिया मालदा, तो सिपिया मालदा, तो भागलपुरी मालदा, है ना, तो मुजफ्फरपुरा मालदा। ये जो देख रहे हैं जेंटलमैन के पेयर को, क्या हमेशा ऐसे ही मनुष्य आपको दिखाई देते हैं धरती पर? अलग अलग नहीं दिखाई देते हैं क्या? हम लोग इनसे डिफर होते हैं कि नहीं? मक्खी भी हमेशा इसी तरह की दिखाई देती है क्या? कहने का मतलब बच्चों कि हर स्पेसीज के नीचे भी वैरायटी होता है, ब्रीड्स होता है, यानी नस्ल जिसको कहते हैं, नस्ल होता है। गाय का भी आप लोग देखे होंगे। तो इसका मतलब हुआ कि जब इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि व्हिच वन इज द करेक्ट टर्म यूज फॉर स्पेसीज, और आपको उस तरह का दे, तो अचानक से लगेगा कि सब तो हमको टीचर ने पढ़ाया ही है, लोवेस्ट भी स्मॉलेस्ट भी, लेकिन वहाँ अलर्ट रहना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड का काम लेते हुए, और वो चुनना है जिसको कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में सबसे बेस में इसी को रखा गया है, इसलिए बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में जाना जाएगा, और किंगडम हाईएस्ट यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी जाना जाएगा बच्चों। अब देखो यहाँ पे फाइलम ऑब्लिक डिवीजन है। फाइलम टैक्सॉन एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन में यूज किया जाता है, और फाइलम का अल्टरनेटिव डिवीजन होता है जो प्लांट में इस्तेमाल किया जाता है। यानी आप कह सकते हैं द टैक्सॉन फाइलम ओनली यूज्ड ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, whereas the taxon division only used during classification of plants, whereas kingdom, class, order, family, genus and species used during classification of all organism, either that is plant or that is animal। तो हम समझते हैं टेक्निक के हिसाब से याद हो गया होगा। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप बच्चों इसके बारे में देखेंगे कि स्पेसीज किसे कहते हैं। स्पेसीज को हिंदी में बच्चों जाति कहता है। यहां जाति कहने का मतलब क्या होता है? पूरे विश्व में जितने भी मनुष्य हैं सबकी एक जाति है। लगभग आप सब जानते हैं 8 अरब की पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में ह्यूमन का, तो सभी ह्यूमंस के लिए एक जाति है। वह क्या जाति है बच्चों? ह्यूमन का कोई जाति आपसे पूछे तो क्या बोलेंगे? सेपियंस।
हालांकि हम लोग एज ए टीचर नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन विद्यालय में सबसे पहले बच्चों का ही पूछना पड़ता है कि आपका कास्ट क्या है, आपका जाति क्या है। उसी के आधार पर उन्हें कुछ बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है आरक्षण के आधार पर। बच्चों, तो आपसे एज ए बायोलॉजी स्टूडेंट पूछा जाए कि आपका जाति क्या है, तो आप बोल सकते हैं सेपियंस। हालांकि लोग कहेंगे अरे अपना जाति बताओ ना, तो आप बोलेंगे सेपियंस। क्या यार, हम जाति पूछ रहे हैं, इतना देर से गुस्सा जाएंगे सामने वाले अंकल या आंटी, और तुम जो है सो सेपियंस सेपियंस कहाँ का भाषा बोले जा रहे हो। तब आपको कहना पड़ेगा, बोल दो यदि कि मेरा नाम ABC कुमार है, तो भी गुस्सा कर देंगे। यानी आपको बताना पड़ेगा कि हम नहीं बता सकते, आप लोग जानते हैं ऑलरेडी पहले से, इसलिए इसको हम नहीं बता सकते हैं। तो आप बच्चों एज ए बायो स्टूडेंट ह्यूमन की जाति सेपियंस याद रखें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। उसी तरह से आम का हमने आपको बताया, मैंगो का, तो उसका जो है इंडिका आप याद रखिएगा। लेकिन अचानक से जब हम लोग पूछते हैं ना ह्यूमन का जाति यानी स्पेसीज, तो बच्चा लोग बोल देता है होमोसेपियंस। होमोसेपियंस बच्चों साइंटिफिक नेम है, उसमें जीनस भी है और स्पेसीज भी है। सिर्फ स्पेसीज पूछा जाता है, और यही सब छोटी छोटी मगर मोटी बातें आप लोग शक्तिमान सीरियल देखे होंगे, उसमें बोलता था। तो ये सब बात नहीं ध्यान दोगे ना, तो सावधानी हटी। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में निगेटिव मार्क्स कटी। तो आप ह्यूमन का जाति पूछे सिर्फ सेपियंस लिखना, मैंगो का पूछे तो सिर्फ इंडिका बताना। जैसे ही आपको हाउस फ्लाई का पूछे तो सिर्फ आप डोमेस्टिका बताना। और जो गौरैया के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, उसका जो है सो यानी हाउस स्पैरो जिसको कहते हैं, उसका जो है डोमेस्टिकस होता है। तो ये सब जाति हुआ, यानी जाति कहेंगे किसको, स्पेसीज कहेंगे किसको, अब बायोलॉजी में डिफाइन करना है। अर्नेस्ट मेयर, पहला क्लास में हमने बताया था बच्चों आप लोग को, अर्नेस्ट मेयर डार्विन्स ऑफ 20th सेंचुरी माने जाते हैं। और उन्होंने स्पेसीज का बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, यानी जिस डिफिनीशन को हम लोग एक्सेप्ट किए हुए हैं, जिसको फॉलो करते हैं, साइंटिफिक डिफिनीशन या बायोलॉजिकल डिफिनीशन कह सकते हो स्पेसीज का, उन्होंने दिया है। हालांकि स्पेसीज टर्म का प्रयोग, टर्म ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यदि पूछता है ऑब्जेक्टिव जमाना में थोड़ा सा घुमाता है क्वेश्चन, आंसर बदल जाता है बच्चों। अब बच्चे कहते हैं सर आपने तो ये पढ़ाया था, क्वेश्चन में तो आंसर ये दिए हुए है, आप ध्यान तो दो कि हमने पढ़ाया क्या था, क्वेश्चन पूछा क्या है। तो द टर्म स्पेसीज फर्स्ट यूज बाय पूछ दे, तो इसको आंसर होता है बच्चों जॉन रे। अब देखो, हम लोग यदि अपने स्टाइल में याद करना चाहें, आप कुछ पढ़ रहे हो, आपके पास कोई आके डिस्टर्ब करता है, तो आप क्या बोलते हो, जोनरे बोलते हैं ना, डिस्टर्ब करे हमको, जोनरे। अब देखिए यहां हो गया जॉनरे, यानी टर्म स्पेसीज फर्स्ट यूज बाय जॉन रे। या मम्मी बहुत प्यार करती है अपने छोटे बच्चे से, तो वो क्या कहती है, तू मेरा जॉन है रे, जॉन रे, यानी द टर्म स्पेसीज फर्स्ट यूज बाय जॉन रे। तो आप बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे तो रियली में एक फन है बच्चों, और आप इंजॉय के साथ ही से पढ़ सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट आपका दूर हो जाएगा कि सिर्फ रटने का विषय है, आपको बायोलॉजी पढ़ने में भी मस्ती आएगी। और इसका जो डिफिनीशन दिया गया है, वो डिफिनीशन दिया गया है अर्नेस्ट मेयर के द्वारा, जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसीज कहलाता है। उसमें क्या कहा गया है सो ध्यान दीजिए, ऐसे नोट्स में लिखा हुआ है, बट मैं फिर भी यहां पे डिफाइन करने के लिए लिख रहा हूं। ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ पॉपुलेशन, यही लिख देते हैं पॉपुलेशन, which are able to इंटरब्रीड टुगेदर, जिसको अंडरलाइन कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा बच्चों, इंटरब्रीड टुगेदर, कॉमा, गिव बर्थ ऑफ फर्टाइल प्रोजेनी, प्रोजेनी कहते हैं बायोलॉजी में बाल बच्चा को, अगले जनरेशन को, एंड रिप्रोडक्टिवली isolated from other
सच ग्रुप इज कॉल्ड स्पीसीज। मैं बता रहा हूं ना, समझना है, रटना नहीं है। कहता है ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में आप तो ह्यूमन का पॉपुलेशन कहते हो। कभी आप सुने हो बच्चों कि एक गाय है, एक बकरी है, एक भेड़ है, एक हाथी है और एक ह्यूमन है, और वो पांचों के समूह को कोई पॉपुलेशन कहते नहीं ना। पॉपुलेशन का मतलब आप सुनते हो ह्यूमन का पॉपुलेशन सुनते हो या काउ का पॉपुलेशन सुनते हो, है ना, अलग अलग। तो एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ पॉपुलेशन, और उसमें क्या होनी चाहिए, विच आर एबल टू इंटरब्रीड टुगेदर, वो आपस में प्रजनन करने में सक्षम हो। कभी आपने नेचर में सुना है कि इफ मेल काउ ए मेल ऑक्स दैट इज स्टेराइल, बुल कहलाता है बच्चों, मेल बुल एबल टू इंटरब्रीड विथ फीमेल गोट, कभी नहीं आपने सुना होगा। तो कहता है विच आर एबल टू इंटरब्रीड टुगेदर गिव बर्थ ऑफ फर्टाइल प्रोजेनी। देखिए यहां पर गिव बर्थ ऑफ प्रोजेनी भी कह सकते थे, लेकिन फर्टाइल का मतलब फर्टाइल को जन्म देगा, तब अगला जनरेशन भी कंटिन्यू करेगा, ठीक है ना। हम सबों को माता पिता ने जन्म दिया, हम सभी अगले पीढ़ी को जन्म दे रहे हैं, हमारी अगली पीढ़ी भी अगली पीढ़ी को जन्म देगी, तब ना ह्यूमन का जनरेशन बाय जनरेशन मेंटेन रहेगा इस बायोस्फीयर में। अदरवाइज कोरोना से भी खतरनाक कोई आ गया तो उड़ा के ले जाएगा कोरोना के झोंका से। तो खैर ये सब याद नहीं रखना है बच्चों, याद रखना है यहां पर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशन विच आर एबल टू इंटरब्रीड टुगेदर गिव बर्थ ऑफ फर्टाइल प्रोजेनी, एंड सबसे मेन पॉइंट है रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर सच ग्रुप, यानी ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन वो ऐसे ग्रुप से अलग रहता हो, उस ग्रुप को हम लोग स्पेसीज कहते हैं। तो अभी सब स्पेसीज का मतलब तो समझ गए होंगे कि जाति किसको कहते हैं। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप, बड़ा आसान है। स्पेसीज के ठीक ऊपर क्या था, जीनस था। स्पष्ट है कि ये ग्रुप ऑफ स्पेसीज विच आर लेस कॉमन इन कैरेक्टर देन स्पेसीज कॉल्ड जीनस। जीनस के ऊपर क्या होता है बच्चों, आप इसको लिखने में गड़बड़ाते हैं तो कौन पीसीओ में जाकर फैमिली से गपशप ऐसे लिख लीजिए, और आराम से पहला क्या नीचे लिखे स्पेसीज, उसके बाद क्या लिखे जीनस, उसके बाद क्या लिखेंगे ऊपर, तो कितना आसानी से लिखा जाएगा। आपको रखना पड़ेगा फैमिली, उसके बाद क्या लिखेंगे ऑर्डर, उसके बाद क्या लिखेंगे क्लास, उसके बाद क्या लिखेंगे फाइलम, और साथ में एक याद रखना पड़ेगा कि प्लांट है तो उसके लिए डिवीजन होता है, और उसके ऊपर क्या लिखेंगे किंगडम। अब देखिए एक पर बाकी 6 फ्री है बच्चों। फ्री का कॉन्सेप्ट बहुत सुनते होंगे मार्केट में, बाई 1 गेट 1 फ्री। तो बायोलॉजी में तो बाई 1 यानी रिमेंबर 1, ए लॉट ऑफ रिमेंबर्ड फ्री। एक आप याद करो, बाकी सब फ्री में याद हो जाता है। कैसे सो मैं बताता हूं। ये स्पेसीज है, मान लो ह्यूमन है, बगल में एक ह्यूमन को खड़ा कर दो और एक मंकी को खड़ा कर दो, आप पूछो कि ज्यादा सिमिलर किससे मिलेगा, तो स्पष्ट है ह्यूमन से मिलेगा। कोई कहेगा मंकी से नहीं ना, यदि कहेगा तो मजाकिया बच्चा माना जाएगा। उसी तरह से तो ह्यूमन के ऊपर यानी स्पेसीज के ऊपर जीनस में यदि आते हैं, क्योंकि इसका सेपियंस था, ऊपर जीनस आएगा, जीनस के ऊपर एक लाइन खाली याद रखना, जैसे जैसे टैक्सॉन का लेवल ऊपर जाएगा वैसे वैसे लेस सिमिलर इन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होते जाएंगे। फिर से सुन लीजिए बच्चों, इफ टैक्सॉन moves upward means in ascending order, then less similar in some common, some fundamental characteristics. इसका मतलब क्या हुआ, species to species more similar in common character, but organism of a species less common in character than genus. A group of genus less common in character than family. A group of family less common in character than order. तो ऐसे बढ़ता जाएगा। अब मान लो ऑर्डर को आपको डिफाइन करने के लिए कह दे तो क्या करिएगा, लिखिएगा, क्योंकि एक इसके नीचे क्या है, ये सब है, तो आप कह सकते हैं ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली विच आर लेस कॉमन इन कैरेक्टर देन फैमिली, जीनस, स्पेसीज इज कॉल्ड ऑर्डर। फिर एक समझाते हैं बच्चों, जैसे क्लास को आपको डिफाइन करने कह दे तो बस कॉमन स्टाइल, ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड, और इसके नीचे कौन है, ऑर्डर है, तो आप कह सकते हैं ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स विच आर लेस कॉमन इन कैरेक्टर देन ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पेसीज।
वैसे ही आप कह सकते हो क्लास को डिफाइन करें फाइलम को, तो चूंकि जानते हो फाइलम एनिमल में होता है, तो ये ग्रुप ऑफ रिलेटेड एनिमल्स क्लास which are less common in similar characters than class, order, family, genus and species। तो ये स्टाइल को टेक्निकली आप माइंड में रखेंगे तो एक का याद करेंगे, बाकी सब अपने आप याद होता चला जाएगा। ठीक है बच्चों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं यहाँ डील करना चाहूँगा। अचानक से आप लोग से पूछे कैट एंड डॉग्स आर, ए में ऑप्शन दे बच्चों हर्बीवोर्स, बी में ऑप्शन दे ओमनीवोर्स, सी में ऑप्शन दे कार्निवोर्स और डी में ऑप्शन दे कोप्रोफेगस। स्पष्ट है, आप जानते हो हर्बीवोर में शाकाहारी होता है, ओमनीवोर्स में सर्वाहारी होता है, कार्निवोर्स में मांसाहारी होता है, कोप्रोफेगस में होता है जो अपना फीकल मैटर खाता है। रैबिट को यदि आप लोग पाल रखे होगे तो रैबिट जो खरगोश होता है ना, चूंकि एक बार में बच्चों सेलुलोज नहीं डाइजेस्ट होता उसमें, तो अपना माउथ को एनस के पास ले जाकर के और पार्शियली डाइजेस्टेड सेलुलोज कंटेनिंग फूड को वो एनस से ही चट कर जाता है और दोबारा फिर उसको डाइजेस्ट करता है। तब छोटा छोटा पिलेट्स, यदि नहीं जानते हो और खरगोश रखते हो तो कुछ लोग को नफरत हो जाता है। नफरत नहीं करना चाहिए बच्चों। क्यों? वोमिटिंग होती है तो हम लोग कहाँ से निकालते हैं? मुंह से नहीं निकालते हैं। तो क्या मुंह काट के फेंक देते हो? नहीं ना, फिर बढ़िया से कुला उला करके उसी मुंह के साथ जीते हो कि नहीं? उसी मुंह से बोलते हो कि नहीं? उसी मुंह पे फिर डिस्टेम्पर पोचाड़ा का इस्तेमाल करते हो कि नहीं? सब कुछ होता है। तो ठीक उसी तरह से बच्चों ये क्वेश्चन जब पूछता है तो आप क्या जवाब दोगे बताओ? अक्सर बच्चे जवाब देंगे ओमनीवोर्स। क्यों बच्चों? लेकिन गलत हो जाएगा, क्योंकि जानते हो कि कुत्ता और बिल्ली को जो हम लोग घर में पालते हैं उसे रोटी दूध भी खिलाते हैं, और कहीं चूहा मिल गया बिल्ली को तो चूहा को भी चट कर जाती है बिल्ली, है ना। लेकिन बच्चों यहाँ जब आप पढ़ोगे तो जो ऑर्डर है टैक्सॉन कैट और डॉग का, वो है बच्चों कार्निवोरा। यानी आपको बायोलॉजी में जो क्वेश्चन पूछेगा उस सोसाइटी वाला आपके घर में जो उसे खिला रहे हो वो नहीं चलेगा। अभी तो कुछ दिन पहले एक वायरल वीडियो आया था कि एक बाघ को घास खाते हुए देखा गया है, और घास तो हर्बीवोर्स खाते हैं, तो क्या बाघ अब हर्बीवोर्स कहलाएगा बच्चों? जब तक साइंटिफिक टीम ऑफ द वर्ल्ड यदि उसे घोषित नहीं करेगा तो हम लोग अपने मन से नहीं कर सकते हो, गलत हो जाएगा। इसलिए यदि पूछे आपसे क्वेश्चन कि डैग एंड कॉट्स आर, है ना, कैट एंड डॉग्स आर, तो आपका आंसर कार्निवोरा होना चाहिए। यानी ये ऑर्डर है इसका। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जो है आपको अब हम ले चलते हैं आपको स्लाइड की ओर। अच्छा, इसको 5 मिनट ध्यान से आप लोग शुरू से देख लेंगे बच्चों, 5 मिनट ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले चूंकि नोट्स बहुत अच्छा मेहनत करके आप लोग के लिए स्पेशली बनाए हैं बच्चों, ताकि आप लोग को बेनिफिट हो। सबसे पहले हम लोग दिए हैं कि वेरियस स्पेसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। बाकी देखिए 1.7 to 1.8 मिलियन स्पेसीज है, जिसमें से 0.5 to 0.6 प्लांट्स का और 1.2 मिलियन एनिमल्स का। उसके बाद देखिए टैक्सोनॉमी का डिफिनेशन दिए हैं कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। सबको हमने समझा रखा है अभी बोर्ड पे आपको। देखिए खूबसूरत सा दुनिया बनाए हैं जिसमें कि आपको प्लांट्स का भी कुछ स्पेसीज दिख रहा है, कुछ एनिमल्स का भी स्पेसीज दिख रहा है, और कुछ माइक्रोब्स को भी दिखाना पड़ा है बच्चों। माइक्रोस्कोपिक दिखेगा तो नहीं, बट इसको इनलार्ज करके दिखाया गया है डायग्राम में। चूंकि इनलार्ज करके नहीं दिखाया जाए तो आप जानेंगे कैसे कि माइक्रोब्स भी हमारी दुनिया में रहते हैं। तो एक खूबसूरत सा दुनिया होता है, इसी को तो बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। उसके बाद आप कैरोलस लिनियस साहब को अच्छे से पहचान लीजिए, इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, और जिसमें हम लोग पढ़ते हैं। एक टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट और है बच्चों, सिस्टेमैटिक्स। ये सिस्टेमैटिक्स कहता है उस ब्रांच को जिसमें हम लोग ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन के साथ साथ उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जब पढ़ते हैं ना अदर ऑर्गेनिज्म से, कि भाई
पोरीफेरा से सिलेंटेटा कैसे बना, फिश से एम्फीबिया कैसे बना, है ना, रेप्टाइल से बर्ड्स कैसे बना। तो इस तरह से जो स्टेप बाय स्टेप आता है बच्चों, इसको हम लोग सिस्टेमैटिक्स कहते हैं। यानी ध्यान देना है बच्चों। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आया, सिंपल स्ट्रक्चर वाला, फिर उससे कॉम्प्लेक्स वाला आया। तो सिस्टेमैटिक्स जो डिफिनीशन दिया गया है यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, और टैक्सोनॉमी, दोनों में डिफरेंस होता है। यानी कोई पूछ दे आपसे कि व्हाट इज सिस्टेमैटिक्स और व्हाट इज टैक्सोनॉमी, तो दोनों में डिफरेंस होगा बच्चों। टैक्सोनॉमी में सिर्फ हम लोग कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, लेकिन सिस्टेमैटिक्स में ये सब तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑल ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सिस्टेमैटिक्स। यानी कैसे प्रोटोजोआ से पॉरीफेरा आया, कैसे थैलोफाइटा से ब्रायोफाइटा प्लांट आया, ब्रायोफाइटा से कैसे टेडोफाइटा आया, टेडोफाइटा से कैसे जिम्नोस्पर्म्स आए, जिम्नोस्पर्म से कैसे एंजियोस्पर्म्स आए। उसी तरह से एनिमल में कैसे बच्चों प्रोटोजोआ से, जो प्रोटिस्टन ग्रुप में आता है, पॉरीफेरा आया, स्पंज, कैसे उससे सिलेंट्रेट्स आए, कैसे उससे प्लेटीहेल्मिन्स आए, कैसे उससे स्केलमिन्स आए, कैसे उसके बाद एनेलिडा आया जिसको कि आप अर्थवर्म का किंगडम कहते हो, कैसे आर्थ्रोपोडा आया जिसमें कि आप लोग अभी मक्खी का डायग्राम देखे थे, कैसे मोलस्का आया, कैसे इकाइनोडर्माटा आया, और कैसे फिर कॉर्डेट्स आए जिसमें फिश, फिश के बाद एम्फीबिया, एम्फीबिया के बाद रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स के बाद बर्ड्स, और बर्ड्स के बाद मैमल्स, और मैमल्स में हम लोग जो है सो पीक पे हैं बच्चों, टॉप पे हैं, यानी सबसे ऊपर। तब हम लोग सिस्टेमैटिक्स कहते हैं। यानी फिर से मैं 5 सेकंड बोल रहा हूं, सिस्टेमैटिक्स के बारे में पूछे तो आप हमेशा टैक्सोनॉमी में जो बातें पढ़े हैं उसके साथ साथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑल ऑर्गेनिज्म ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा। उसके बाद नोमेनक्लेचर में जान गए बच्चों कि साइंटिफिक नेम पहला जीनस को इंडिकेट करता है, दूसरा स्पेसीज को। ये तो वर्नेकुलर क्षेत्रीय नाम हो गया जिसमें बताए ही थे कि बहुत प्रॉब्लम होता है याद करने में। परोर को भी कुछ लोग परोर बोलते हैं, कुछ लोग गोंगरा बोलते हैं, कुछ लोग नेनुआ बोलते हैं। इतना नाम तो हम ही लोग जानते हैं, गयावासी। बाहर जाओगे तो और ना जाने क्या क्या ओंगरा, डोंगरा, खोंगरा क्या क्या बोला जाता है, तो बहुत प्रॉब्लम होता है। तो वो वर्नेकुलर नेम कहलाता है, यानी क्षेत्रीय भाषा का नेम कहलाता है। और साइंटिफिक नेम पूरे वर्ड में एक होता है। जैसे ह्यूमन के लिए होमोसेपियंस, तो होमोसेपियंस पूरे वर्ड में है, कोई चेंजेस नहीं है। तो ये चलेगा बच्चों। उसके बाद बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में इटैलिक मैनर इंडिकेट करने के लिए जो है सो कर्सिव लिखते हैं, और अलग अलग जीनस स्पीशीज को अंडरलाइन करते हैं बच्चों। जैसे आपको बताया गया है एनसीईआरटी बुक में, मैंगो का है मैंगीफेरा इंडिका, उसके बाद ह्यूमन का है होमोसेपियंस, उसके बाद हाउस फ्लाई का है मस्का डोमेस्टिका। देख रहे हैं मस्का मार मार के डोमेस्टिक लेवल पे फैला रहता है, आप खाते हो बिना इन्विटेशन काट के पहुंच जाता है। आम देख करके तो हमको भी मुंह में पानी आ जा रहा है बच्चों, आप लोग को भी शायद आ रहा होगा। और बगल में खाने वाले ही बैठे हुए हैं, अब खाते वक्त जो है सो आम के छिलका पर बैठने वाले भी, क्या कॉम्बिनेशन है हमारा एनसीईआरटी का। ये सारी बातें एनसीईआरटी से है, यही एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है ना। तो कहे ना कि टेक्निकली पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा, बायो इज फन। उसके बाद गेहूं के बारे में भी, भला रोटी और चपाती के बिना कौन रह सकता है। इसका साइंटिफिक नेम ट्राइटिकम एस्टिवम होता है, लेकिन आपसे कोई स्पेसीज सिर्फ पूछे तो एस्टिवम, और जीनस पूछे तो ट्राइटिकम। और बच्चों गेहूं का बाल देख लो अच्छे से, बहुत बच्चे गेहूं का बलिया तक नहीं पहचानते हैं। आप लोग कोई बोलेगा कि गेहूं का बलिया, तो कोई बच्चा कहता है गेहूं तो हमारे पड़ोस में एक आंटी रहती है उनको कहते हैं, अब बलिया जो कान में पहनते हैं सोने का आभूषण उसको नहीं। बच्चों गेहूं का बलिया यानी व्हीट का इन्फ्लोरेसेंस से जो फ्लावर फ्रूट्स का ग्रुप बनता है वो कहलाता है, और इसी से हम लोग चपाती खाते हैं, इसको कहते हैं ट्राइटिकम एस्टिवम। तो ये सब सिलेबस में पढ़ना है, हमें याद करना पड़ेगा। अब देखो कितना बढ़िया एक लेडर बनाए हैं हम आप लोग को दिखाने के लिए। अरे बगल में जो वैज्ञानिक महोदय हैं कौन है जानते हो? ये हैं कैरोलस लिनियस साहब। ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया उनको डायग्राम में। तो ये जो है हायरार्की कहलाता है बच्चों, द सीक्वेंस ऑफ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑल टैक्सा इन असेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हायरार्की। या चूंकि लिनियस साहब दिए थे इसलिए इसको लिनियन हायरार्की भी कहते हैं। अब देखो इसमें किंगडम से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन ऊपर एक डोमेन भी आ गया है नए सिलेबस में बच्चों। 2019 के बाद एनसीईआरटी में एक नया जोड़ा है डोमेन। इसको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको बताया जाएगा डोमेन के बारे में डिटेल कि क्या होता है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर है, और ट्रिक इसमें बताया ही आप लोग को कि कौन पीसीओ में जाकर फैमिली से गपशप किया।
उसके बाद आप लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पेसीज को देख रहे हैं, अलग अलग सबका स्पेसीज है, स्पेसीज मिलकर के जीनस बनाया है बच्चों। जीनस के बारे में डिस्कशन किए हैं कि कॉमन इन कैरेक्टर होता है देन, और उसके बाद पैंथेरा, पैंथेरा क्या हुआ जीनस, होमो क्या हुआ जीनस, मैंगीफेरा क्या हुआ आम का जीनस, सोलानम क्या हुआ, ये जो है सो सोलानेसी फैमिली का है, यानी आलू जिसको सबसे ज्यादा सब्जी में खाते हो उसका जीनस। यानी कोई आपसे पूछ दे कि आलू का जीनस बताइए, आलू का वंश बताइए, तो आपको सोलानम ही बोलना पड़ेगा, दूसरा चीज नहीं बोलना पड़ेगा। और ऐसे तो जो मर्जी वो बोल सकते हो। और यहां देखो बेटा, कार्निवोरा को हमने दिखाने की कोशिश किया है। देखिए डॉग साहब हैं और ये बिल्ली है, ना जाने क्या क्या समाज में लोग बिल्ली को बोलते हैं, मैं नहीं बोलूंगा। और यहाँ तो लायन महोदय है। ये सबका फेशियल एक्सप्रेशन देख रहे हैं, सबका कुछ कॉमन मिल रहा है ना, जिसको बोलते हैं स्नाउट। बोलचाल की भाषा में बोलता है लोग थूथुन। तो देखो ये थूथुन निकाले हुए है ना, तो ये सब कार्निवोर का पहचान है बच्चों। बोले थे शुरू में कैरेक्टराइजेशन, तो कैरेक्टराइजेशन है इस तरह का, तो ये सब कार्निवोरा कहलाएगा। डॉग और कैट के बारे में पूछ देगा तो आपको कार्निवोरा ही बताना है बच्चों। और इस तरह से जो है हम लोग आज के सेशन को यहां समाप्त करते हैं। चैप्टर 1 का एक क्लास और होगा जिसमें चैप्टर 1 द लिविंग वर्ड फिनिश हो जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझेंगे, मेहनत करेंगे, और जैसे ही चैप्टर समाप्त होगा तो मैं होमवर्क भी दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।